राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियों की ढाणी नवलगढ़ झुंझुनू। मैं सुनील कुमार तंवर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एमए नेट लोक प्रशासन, एमए शेट नेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमएड। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 विश्व इतिहास। इस अध्याय में हमें बात करनी है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हमें समझना होगा राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार, एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राज्य में समर्पित करता है, राष्ट्र में समर्पित करता है। यानी व्यक्ति के मन के जो विचार हैं, उसकी भावना है, उसकी सर्वाधिक निष्ठा जो है राज्य के प्रति होती है। प्रति क्षण वह अपने राष्ट्र के बारे में विचार करता है, उसकी प्रत्येक गतिविधि में राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है। राष्ट्र की प्रथम अभिव्यक्ति, राष्ट्र राज्य की प्रथम अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हमें दिखाई देती है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति, इनमें हमें राष्ट्र राज्य की भावना जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद ये धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है फ्रांस और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद आया। इसका मुख्य कारण क्या था? 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में यूरोप के अंतर्गत अनेक राजशाहियाँ स्थित थी जो धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बटी हुई थी। इस कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विचार आया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आ गया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद किन कारणों से आया? पहला है मध्यम वर्ग का उत्थान। मध्यम वर्ग का उत्थान से यहाँ तात्पर्य है यूरोपीय समाज 18वीं शताब्दी में दो वर्गों में बटा हुआ था। एक प्रभावशाली वर्ग, एलिट वर्ग, और एक निम्न वर्ग। प्रभावशाली वर्ग जिसके पास उस समय ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि के मालिक वो थे और आम जनता जो है वहाँ एक कृषक दास के रूप में काम करती थी। इसलिए समाज के राजनीतिक निर्णय जो हैं राजशाही से जुड़े हुए लोग, एलिट वर्ग के लोग करते थे। और निम्न जो समाज था, निम्न वर्ग जो था, उसके पास राष्ट्र राज्य के बारे में विचार करना, राजनीतिक सत्ता के बारे में विचार करने का समय नहीं होता था। किंतु औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में एक वर्ग का उत्थान हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जो एलिट वर्ग और निम्न वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का एक वर्ग था जिसका सामाजिक संरचना ऐसी थी कि उसके पास राष्ट्र राज्य के बारे में विचार करने का समय था और वो इसमें ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते थे, इन पे ज़्यादा बात करते थे, राष्ट्र राज्य के बारे में सोचते थे, विचार करते थे। इसलिए मध्यम वर्ग के उत्थान के कारण राष्ट्र राज्य की भावना जो है यूरोप में प्रबल हुई। उसके बाद दूसरी बात जो है उदारवादी राष्ट्रवाद। अब यहाँ हमें उदारवाद को समझना होगा। उदारवाद से तात्पर्य मर्यादित स्वतंत्रता और समानता। मर्यादित स्वतंत्रता और समानता में स्वतंत्रता को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि मानव की स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी सत्ता नियंत्रण नहीं कर सकती, कोई प्रतिकूल प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो यह है उदारवाद। इसी कारण यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद का विचार आया, जिसमें ये माना गया यूरोप में कि कोई भी सत्ता, जो राजशाही राजतंत्र यहाँ पे था, वो सत्ता दैवीय शक्तियों का प्रतिपादन करती थी, दैवीय सिद्धांतों को मानती थी। तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो है उसने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति में दैवीय शक्तियाँ नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा है चाहे आम जनता है, समान होता है, किसी के पास कोई भी दैवीय शक्ति नहीं होती है। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति।
फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति 1789 ने ये सिद्ध कर दिया कि राजशाही जो है वो सबसे उत्तम तंत्र नहीं है। इससे अच्छा तंत्र जो है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो सकता है। इस कारण से लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। और उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो 1815 ईस्वी के बाद का रूढ़िवाद। 1815 ईस्वी के बाद रूढ़िवाद में हम बात करेंगे ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन को पराजित करने के बाद ये सारे जो देश हैं, तीनों देश, इन्होंने मिलकर वियना में एक बैठक आयोजित की। वियना बैठक में निर्णय लिया गया और वियना बैठक के बाद एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था यूरोप में स्थापित हो गई। इन लोगों ने, इन विचारकों ने उदारवादी राष्ट्रवाद या कहीं राष्ट्रवाद के जो विचार हैं उनको यहाँ समझने में कहीं गलती की और उन्होंने एक नवीन रूढ़िवादी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे स्थापित की, जो आगामी 100 वर्षों तक धीरे धीरे संघर्षों के माध्यम से ध्वस्त होती रही। अगला जो पॉइंट है वह क्रांतिकारी। क्रांतिकारी से यहाँ तात्पर्य है जो यहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई थी वियना बैठक के बाद, उससे संघर्ष करना, उसका प्रतिरोध करने वाले जो थे वो क्रांतिकारी कहलाए, जो पूरे यूरोप में थे और उन सबका आपसी समन्वय था। इसके बाद है भाषा और लोक कथा। भाषा ने सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया, जिसमें उनमें एकता की भावना आई। लोक कथाएं, वहाँ की प्राचीन जो लोक कथाएं थी, उन्होंने भी लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया। इससे राष्ट्रवाद का विचार जो है संपूर्ण यूरोप में फैल गया और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद हम औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। अब औद्योगिक क्रांति क्या है? प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्व तक प्रत्येक मानव सारे कार्य जो है अपने हाथों से करता था, यानी मानवीय श्रम महत्वपूर्ण था। किंतु औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए आविष्कार हुए। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, पेट्रोल, गैस, विद्युत, इन सब का आविष्कार, नई नई मशीनों का बनना। भाप का इंजन का जो आविष्कार है उसके बाद नई नई मशीनें बनी, जिनके माध्यम से मानवीय श्रम की बचत हुई और उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि हुई। इसके कारण जो है औद्योगिक क्रांति हुई। अब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, इसके क्या कारण है? नंबर 1, उसका विस्तृत साम्राज्य। ब्रिटेन जो है उस समय उसके पास विस्तृत साम्राज्य था, बड़े बड़े उपनिवेश उसके पास थे। कहा जाता है, उस समय कहावत थी कि ब्रिटिश सत्ता में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके साम्राज्य के किसी न किसी हिस्से में सूर्य चमकता रहता था। उसके बाद जो है विस्तृत साम्राज्य, उसके बाद है लोहे एवं कोयले की उपलब्धता। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लोहे एवं कोयले की खानें हैं जो बिल्कुल पास पास में। अब बड़ी बड़ी मशीनरी, फैक्ट्री, कारखाने स्थापित किए जाएंगे तो लोहे की आवश्यकता होगी और भाप की शक्ति के लिए कोयले की आवश्यकता होगी। इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, लोहे एवं कोयले की खानें, और वो भी पास पास में होना। तीसरा है उपभोग और उत्पादन में सामंजस्य। ब्रिटेन जो उत्पादन कर रहा था, उस उत्पादन को खपाने के लिए, बेचने के लिए उसको
मार्केट चाहिए, ग्राहक चाहिए, वो उसके पास विस्तृत साम्राज्य के कारण था। इसलिए उसका उत्पादन और उपभोग का जो संतुलन है, सामंजस्य है, वो बना रहा। जो वो बना रहा था उसको बेच रहा था। इस कारण से उसको उत्पादन करने में कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। उस समय यूरोप में भी अर्धकुशल कारीगर और उसके उपनिवेशों से भी वह अर्धकुशल कारीगर ला सकता था। इस कारण से उसके लिए श्रम शक्ति जो है वो सस्ती थी। इस कारण से भी यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से युद्ध, ये दो कारण बड़े इंपॉर्टेंट थे। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन से युद्ध, इनके कारण ब्रिटेन को अपने सेना के लिए बहुत सारे साजो सामान बनाने की आवश्यकता हुई, जिसके कारण उसने बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए और नई नई मशीनरी बनाई, जो वहाँ मुख्य रूप से उसकी आवश्यकता थी और उसके कारण औद्योगिकरण का विस्तार हुआ। उसके बाद है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता, उस समय ब्रिटेन आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, उपनिवेशों से वह काफ़ी धन इकट्ठा कर चुका था। इसके कारण पूंजी की उसके पास कोई कमी नहीं थी। बड़ी मशीनरी, प्लांट लगाने के लिए, कारखाने स्थापित करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता थी वो उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उसके बाद भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम बात करें तो ब्रिटेन जो है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण उसको आक्रमण की आशंका नहीं थी। उस पर कोई भी आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। इसलिए शांतिपूर्ण देश होने के कारण वहाँ औद्योगिकरण होना आसान हुआ। वो जो भी युद्ध कर रहा था अपनी भूमि से दूर, अपने उपनिवेशों में या दूसरे देशों में कर रहा था। इसके कारण उसके यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद बात करें तो वैज्ञानिक आविष्कार। यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों पे काफ़ी बल दिया गया। पूंजी की कोई कमी नहीं थी, भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल थी। वहाँ की सरकार ने वैज्ञानिक आविष्कारों पे काफ़ी पैसा खर्च किया, काफ़ी ध्यान दिया, उसके लिए नीतियां बनाई। इसलिए औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई और उसका विस्तार संपूर्ण क्षेत्रों में फैला। कृषि, संचार, परिवहन और बाकी सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव, विस्तार नजर आया। इसके कारण औद्योगिक क्रांति के प्रभाव जो है आर्थिक कारण, आर्थिक प्रभाव में हम बात करें तो औद्योगिक राष्ट्रों, औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। राजनीतिक बात करें तो लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र की मांग बढ़ी। यानी राजतंत्र के स्थान पे औद्योगिकरण के कारण लोकतंत्र की जो डिमांड है, मांग है, वो सबसे ज़्यादा होने लग गई। सामाजिक बात करें तो समाज में एक नए वर्ग का उत्थान हुआ, मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ और संयुक्त परिवारों के स्थान पे एकल परिवार का कल्चर, संस्कृति आई और शहरी संस्कृति का धीरे धीरे विकास होने लगा। उसके बाद हम बात करें वैचारिक क्या प्रभाव हो। वैचारिक प्रभावों में हम बात करें तो यहाँ मध्यम वर्ग के उत्थान के साथ ही आर्थिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद का विचार जो है वो पनपा। तो ये औद्योगिक क्रांति के प्रभाव है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक, जो वर्तमान में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और मुख्य रूप से हम बात करें तो भारतीय समाज में हमें ये प्रभाव वर्तमान 21वीं शताब्दी में स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय नज़र आ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जर्मनी व इटली का एकीकरण। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।